हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का मतलब है यहाँ से हर साल हमें देखने को मिलता है कि एक से दो क्वेश्चंस हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। हर साल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है वो टच किया जा रहा है नेट के एग्जाम में। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम भी इस टॉपिक से प्रिपेयर करें। अब यहाँ पे कुछ काफी सारे पीवाई क्यूज जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इन पीवाई क्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल को जब ओपन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ज्वाइन बटन मिलता है, वहां से आप मेंबरशिप का एक्सेस ले सकते हैं। तो वहां पे थ्रू शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों के साथ पीवाई क्यू शेयर करूंगी। हम सॉल्यूशन करेंगे पीवाई क्यूज के उस सीरीज के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन कब है, इज इक्वल टू वन। इसका क्या मतलब है। देन a demand curve which is parallel to horizontal axis showing quantity has the price elasticity equal to। अलग अलग डायग्रामेटिकली हम इस चीजों को देखेंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए इन चीजों के तो आप मेरा ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को यहाँ इन सारे सॉल्यूशंस का एक्सेस मिल जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं आप लोगों के साथ, फर्स्ट टॉपिक मैंने शेयर किया था डिमांड कर्व वाला। वहां पे क्या था, प्राइस और क्वांटिटी। हम लोग डिमांड कर्व किस तरीके से ड्रॉ करते थे, इस तरीके से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते थे। तो जब हम इस तरीके से डिमांड कर्व को ड्रॉ करते थे तो हम लोग देखते थे कि प्राइस जब चेंज होता है इकोनॉमी में, अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करती है। अगर प्राइस राइज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करता है। हम इस चीज को देख रहे थे। तो ये जो है प्राइस फॉल कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है, या प्राइस राइज कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब भी प्राइस पे चेंज आता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे भी चेंज आता है। यही बोल सकते हैं कि अगर प्राइस फॉल किया तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर रही है, मतलब चेंज तो आ रहा है ना। अगर प्राइस राइज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है, ये बोल सकते हैं। तो जो कितना प्राइस पे चेंज आएगा, कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में, उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी में, दिस इज बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरीके से समझें, अगर मैंने रबड़ के ऊपर फोर्स लगाई, जस्ट सेकेंड, अगर मैंने रबड़ के ऊपर फोर्स लगाई, जब मैं रबड़ को खींचू अपने हाथ से तो ये जो फोर्स है, फोर्स को आप लोग रिलेट करिए प्राइस से। प्राइस से रिलेट करिए, जब मैं एक रबड़ को स्ट्रेच करूंगी तो बिकॉज मैं उस फोर्स को लगा रही हूँ तो रबड़ स्ट्रेच होगा। तो ये जो स्ट्रेच हो रहा है रबड़, आप इसको क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। और ये जो फोर्स है, दिस इज द प्राइस इन द इकोनॉमी। तो हम लोग जब भी इलास्टिसिटी में बात कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम प्राइस लगा रहे हैं, कितनी हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और कितना वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे रबड़ के केस में मैंने आपको बताया कि वहां पे तो मूवमेंट होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पेन, क्या मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं और ये पेन मूव करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना ये पेन मूव। तो हमारा पेन मूव नहीं करेगा उस इंस्टांस में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट फोर्स, जिस फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, फोर्स इज द प्राइस। और ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रेच आ रहा है उसमें, दैट इज द क्वांटिटी। तो अगर कोई भी चीज, जैसे रबड़, रबड़ में मैंने फोर्स लगाई, प्राइस, थोड़ा सा भी प्राइस लगाया, हल्के हाथों से भी खींचा, तो उसमें स्ट्रेच आएगा।
खिंचाव आ जाएगा ना रबड़ में। तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा रबड़ है वो क्या बता रहा है, वो एग्जिबिट कर रहा है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को। इलास्टिक है ना वो। उसी तरीके से अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ये पेन में मैं फोर्स लगाऊं और उस फोर्स को लगाने से क्या ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, क्या ये स्ट्रेच होगा, आप बोलेंगे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो मेरा पेन है ये क्या बता रहा है, ये मेरा इन इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने फोर्स लगाई, दैट इज प्राइस लगाया, थोड़ा सा भी प्राइस लगाने का मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ, प्राइस चेंज होने की वजह से हमारा अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आएगा तो इसका मतलब हम इलास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चेंज नहीं आता तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज इन इलास्टिक। क्लियर, यहां तक आई होप समझ आया। अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग इसके लिए डिमांड कर्व यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिमांड कर्व यूज करेंगे। हम लोगों ने बोला कि हियर वी हैव द प्राइस, हियर वी हैव द क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिस इज द प्राइस, दिस इज माय क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर मेरे को आप बताओ, बिल्कुल ठीक है, कोई चीज है, लेट्स सी आप लोगों ने क्या किया, आपने एक बैग परचेज किया। एक बैग का प्राइस था 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए अगर एक बैग का प्राइस था, 1 रुपए का भी कमी आती है बैग के प्राइस में। 2,000 रुपए बैग का प्राइस था, तो आप क्या कर रहे थे, आप एक बैग परचेज कर रहे थे। बैग में के प्राइस में हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट चेंज आया, क्या आया, बिल्कुल माइन्यूट चेंज। लेट से हम बोले ये बैग हो गया 1,900 रुपए का। ठीक है, मैं बहुत कम चेंज दिखा रही हूँ, या 1,900 की जगह भी मैं 1,950 रुपए का बैग यहाँ पे मार्क करती हूँ। बहुत कम चेंज। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है इस बैग के प्राइस में, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाएंगे। एक की जगह अब आप क्या कर रहे हैं, 2 बैग ले रहे हैं, दो की जगह थोड़ा सा 1,950 की जगह 1,940 प्राइस हो गया, आप एक और बैग ले रहे हैं। ऐसे करते करते क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, आप क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा रहे हैं। हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस है ये इतना चेंज है, इतना स्मॉल चेंज है इकोनॉमी में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से ये बहुत माइन्यूट चेंज है इकोनॉमी के अंदर। तो प्राइस चेंज हो रहा है, जो प्राइस चेंज जो बहुत स्मॉल प्राइस चेंज है, अगर ऐसा होता है, अगर बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल प्राइस चेंज क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज्यादा चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक्स एक्सिस पे हम इस तरीके इस साइड बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें हम इस साइड बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो डिमांड है वो कैसी है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है हमारी यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया। तो जब आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस चेंज है दैट इज वेरी स्मॉल। उस स्मॉल प्राइस चेंज की वजह से बहुत ज्यादा चेंज कहाँ पे आया, क्वांटिटी डिमांडेड पे। और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पे है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हमने क्या बोला, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, इस डायग्राम से आपको एक चीज दिख रही होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारी जो डिमांड कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल। कैसी डिमांड कर्व है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, काफी टाइम नेट के पीवाईक्यूज में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को देखना। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती कि अगर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, तो हमारी जो डिमांड कर्व बनेगी इस पर्टिकुलर केस में क्या बनेगी, क्या ऑप्शन चूज करना है आपको, क्या वो वर्टिकल होगी, क्या वो हॉरिजॉन्टल होगी, क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका हॉरिजॉन्टल। तो इसके साथ अब ये वाली डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। इसी तरीके से हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में बात करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक में देखा कि थोड़ा सा भी चेंज हम लोगों ने किया किसमें, प्राइस में,
थोड़ा सा भी चेंज जब हमने प्राइस पे किया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, एकदम तेजी से चेंज हुई। अगर हमने थोड़ा सा फॉल किया प्राइस में तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तेजी से बढ़ी, जैसे आपको इस डायग्राम पे दिख रही है। लेकिन जब हम परफेक्टली इनइलास्टिक पे बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस चेंज जो मर्जी करें, हम पर प्राइस चेंज जो मर्जी करें, अगर लेट से आप 100 रुपीज का प्रोडक्ट था आपका पहले, अब वही प्रोडक्ट जब 100 रुपीज का था, आप 10 यूनिट उस प्रोडक्ट के कंज्यूम कर रहे थे, 10 यूनिट उस प्रोडक्ट के कंज्यूम कर रहे थे। प्राइस क्या हो गया, प्राइस 100 की जगह 200 हो गया। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, अभी भी आप सेम 10 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस 300 हो गया, सेम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब आप प्राइस जितना मर्जी बढ़ा रहे हैं, प्राइस जो मर्जी चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उस प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर आप इन 10 वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल लाइन आई ना, बिकॉज हम लोग एक ही 10 वाले पॉइंट को ही जोड़ रहे हैं, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। प्राइस पे जितना मर्जी हम चेंज ला रहे हैं लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो। तो जब आप परफेक्टली इन इलास्टिक पे बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज। परफेक्टली इलास्टिक पे हमने क्या बोला, प्राइस पे थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड पे एकदम तेजी से चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल चेंज पे बात नहीं की, तभी मैंने आपको बताया 100, 200, 300। आप लोग देख पा रहे हैं, 100% प्राइस चेंज पे हम बात कर रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे कि थोड़ा सा प्राइस चेंज या ज्यादा प्राइस चेंज, हम बोल रहे हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है कि आपका जो डिमांड कर्व है उस पर ज्यादा चेंज नहीं हमें देखने को मिलता, एकदम वही क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे, मतलब क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर। जैसे अगर मैं सॉल्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, सॉल्ट का प्राइस अगर 10 की जगह 20 रुपए भी हो जाए, ठीक है, 10 की जगह 20 रुपए का पैकेट अगर आपको मिले मार्केट के अंदर, क्या आप डबल कंजप्शन करना स्टार्ट करेंगे उसकी, नहीं करेंगे ना। जितना कंजप्शन अभी आप कर रहे हैं उतना ही करोगे। 10 की जगह 20 हुआ, आप हाफ भी नहीं कंजप्शन करोगे। घर के खाने में जितना नमक पड़ रहा है उतना नमक पड़ेगा आपके खाने पे, पड़ेगा ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक पे याद रखना, क्वांटिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। 10 की जगह 5 रुपए आज प्राइस हो जाए नमक का, तो क्या घर पे आप नमक की क्वांटिटी को ज्यादा बड़ा कंज्यूम करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आप उतना ही कंजप्शन करेंगे जितना आप पहले कर रहे थे। अगर अब आपसे सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पे डिमांड कर्व क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नन ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे आप आंसर, वर्टिकल। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, प्लीज इन चीजों पे फोकस करिए। क्लियर। नंबर 3 हमारा आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से पहले एक चीज याद रखना, जब हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला, हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप लोग जब परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बात करेंगे आप इसको क्लियर बोल सकते हैं, जब आप परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में बात करेंगे तो आप इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। अब हम बात करेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देखिए, जब हम यूनिटरी के बारे में बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा यूनिटरी है। ये जो टेबल मैं बना रही हूँ, मेरे जब मैं आपको बना लूंगी, पॉज करके वीडियो को, इस टेबल को बना लेना अपनी कॉपी पे। टेबल इसलिए बनाना क्योंकि जब आप कल को किसी भी बुक से पढ़ेंगे, इसके लिए जो बुक आप रिकमेंड कर, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, दैट इज TR जैन वाली बुक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप उससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपका काम निकल जाएगा। तो टेबल मैं आपको इसलिए बनवा रही हूँ बिकॉज जब आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको बाद में, जब आपको छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है, जब आप क्लास में पढ़ के जाएंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे इस टॉपिक के। तो आप यहाँ पे मेरे साथ इस टेबल को बना लेना। तो नेचर ऑफ डिमांड अगर हम बोले इलास्टिक है हमारा,
तो नेचर ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि अगर हमारी डिमांड क्या है, यूनिटरी, यूनिटरी डिमांड है हमारी। यहाँ पे जब आप यूनिटरी डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, हम उस तरीके से बात कर रहे थे। बट अब हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू 1। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बात करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोगों को पता है, हियर वी हैव द प्राइस, हियर वी हैव द क्वांटिटी। ठीक है, हियर वी हैव द प्राइस, हियर वी हैव द क्वांटिटी, और दिस इज बेसिकली आवर डिमांड कर्व। ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व। अगर हमारा प्राइस ओपी होता, प्राइस ओपी होता और इस समय आप ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम करते, और मैं आपसे पूछूं टोटल एक्सपेंडिचर इस समय क्या हुआ, आप मुझे बोलते प्राइस इनटू क्वांटिटी परचेज, यही बोलते ना। तो इट कम्स टू बी ओपी इंटू ओ क्यू। इसका मतलब ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है, ये एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा प्राइस ओपी से फॉल करके कितना हो जाता, OP1, प्राइस ओपी से कितना फॉल होके आ गया, OP1। तो जब आपका प्राइस ओपी से OP1 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड OQ से कितनी हो जाएगी, OQ1, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना आपको इनवर्स रिलेशनशिप। बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो गया ओपी से OP1, और क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुई OQ से OQ1। तो इसका मतलब हमारा पहले पहले जब हमारा प्राइस ओपी था, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे थे, इसको मैं मार्क कर देती हूँ T और इसको R। पहले हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज OQTP। दिस वाज द टोटल एक्सपेंडिचर जो रेक्टेंगल के एरिया से हमें पता चल रहा है। बट अगर हमारा प्राइस ओपी से OP1 हो गया, तो इस समय हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इस समय हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, OP1RQ1। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वो कितना हो गया, OP1RQ1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर क्या हो, आपका जो ये वाला एरिया है, ओ क्यू टी पी ये वाला एरिया इज इक्वल टू OP1RQ1, अगर ये दोनों एरियाज बराबर हो, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। जब आपका प्राइस चेंज भी हुआ, प्राइस फॉल हुआ इस केस में, तो भी हमारा क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा। अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, क्या हुआ, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इस केस में मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये वाला ट्राइंगल, ये वाली डायग्राम आएगी, जिसमें हम रेक्टेंगल के एरिया से बताएंगे कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। ठीक है, अगर आपका कांस्टेंट आया तो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, और उस समय हम लोगों ने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है कि हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये एरिया जो है, ये जो हमारा एरिया है वो ग्रेटर देन हो। ठीक है, OQTP, या मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ कि नया एरिया जो हमारा है OP1RQ1 इज ग्रेटर देन OQTP। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा जो न्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज एक्सपेंडिचर आफ्टर प्राइस चेंज, न्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन माई ओल्ड एक्सपेंडिचर। या मैं बोल रही हूँ इसको इस तरीके से भी मैं बोल सकती हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। जब मेरा प्राइस फॉल करा, तो प्राइस फॉल होने की वजह से मैंने क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग।
ठीक है, तो मेरी एक कंडीशन क्या आई, टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। कब इंक्रीज किया टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन प्राइस फॉल। प्राइस फॉल होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एक कंडीशन हमारी ये हो सकती है, या हम इसका रिवर्स भी इसमें बोलते हैं। सेकंड केस में टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीज करेगा जब हमारा प्राइस राइज करेगा। मैंने आपको प्राइस फॉल वाला बताया था ना, तो उल्टा होगा उसमें। या हमारा एक और केस बन सकता है जिसमें हम लोग क्या बोलें, जिसमें हम लोग बोलें कि हमारा जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू ओल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा जब हमारा प्राइस फॉल करेगा। जब हमारा प्राइस फॉल किया तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा जब मेरा प्राइस फॉल किया। या इसका अपोजिट, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा जब मेरा प्राइस राइज किया। तो ये सारे केस भी बनते हैं। तो ये सारे जब केस बनते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक केस बताएंगे कि जहां पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, जहां पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन होगा। तो अगर हमारा ये वाला केस होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज ग्रेटर देन वन। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन वन। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज इलास्टिक। अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन होगा तो हम इसके लिए यूज करते हैं इट इज इलास्टिक। अगर हमारा लेस देन वन होगा, जो हमें यहाँ पे दिखेगा, ये जो सेकंड केस है ना जिसमें मैंने आपको बताया था ये वाला, तो इसके लिए हम बोलते हैं वर्ड इन इलास्टिक। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, ये वाला जितना भी मैंने आपको टेबल बनवाया, आप लोगों ने देखा होगा हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज की। अभी जो बेसिक अप्रोच थी दैट इज द परसेंटेज मेथड, उसको मैंने यूज नहीं किया आपके साथ, मैंने खुद ने ही यूज किया था। अब मैं आपके साथ परसेंटेज वाला भी यूज करूंगी और हम इस टेबल को वापिस से उस मेथड के साथ भी देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड के बारे में अगर हम बात करें, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा व्हाइल डिस्कसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में, आप लोग मुझे क्लियरली बताएंगे। ठीक है, क्विक रिकॉल करेंगे, जल्दी जल्दी रिपीट करिए। अगर हमारा अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी होगा तो यहाँ पे क्या टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो आंसर शुड बी नो चेंज। चाहे प्राइस राइज करे चाहे प्राइस फॉल करे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा, अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी हो, ग्रेटर देन यूनिटी हो, ग्रेटर देन यूनिटी हो, और इस समय अगर मैं आपको बोलूं प्राइस राइज हुआ इकोनॉमी में, अगर प्राइस राइज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल करेगा। आप लोग देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर फॉल किया। अगर आपका प्राइस फॉल करता, अगर आपका प्राइस फॉल करता तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता, राइज करता, टोटल एक्सपेंडिचर राइज करता। तो अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पे मूव करते हैं। अगर हम लेस देन यूनिटी वाला केस लेंगे, लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी में आपको याद रखना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा। अगर प्राइस राइज करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा, अगर प्राइस फॉल करेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा, फॉल करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव में आपको ये टेबल याद रखना है, और टेबल किस तरीके से याद करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करिए सो दैट आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। आगे बढ़ने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ आया। अब एक बहुत कॉमन मेथड के बारे में बात करेंगे, दैट इज द प्रोपोर्शनेट मेथड। दैट इज द प्रोपोर्शनेट मेथड, या इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, आपको क्लियरली नाम से ही पता चल रहा है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम प्राइस पे चेंज करें,
तो प्राइस पे लेट से हमने 10% चेंज किया, प्राइस पे 10% प्राइस को बढ़ाया। तो बिकॉज हमने 10% प्राइस को बढ़ाया, उस 10% प्राइस को बढ़ाने से हमारा कितना चेंज आया क्वांटिटी पे। लेट से हमने बोला कि 10% प्राइस अगर हमने बढ़ाया तो 5% हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या आ गया, फॉल आ गया। तो इन दोनों नंबर्स को यूज करके जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज कर रहे हैं दैट इज द परसेंटेज मेथड। अब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वहां पे डिनोमिनेटर पे हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जो न्यूमिनेटर पे हमारा आएगा दैट इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। मतलब आपका प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्या साइन लगाएंगे, नेगेटिव। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज आप लोग जब भी डिमांड कर्व देखते हैं वो नेगेटिव स्लोप है। ये जो नेगेटिव स्लोप आपको दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है डिमांड कर्व में, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, इसको हम कैसे दिखाते हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, नेगेटिव साइन को मैं बाहर ही रखूंगी, चेंज इन डिमांड, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, जो इनिशियल डिमांड थी। जैसे अगर हमने बोला हमारा प्राइस ओपी है, एट प्राइस ओपी आप ओ क्यू डिमांड कर रहे हो, तो इनिशियल डिमांड आपकी क्या हुई, ओ क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। जब आप परसेंटेज में निकालते हो, आपको पता है मार्क्स परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करते हो तो वहां पे हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यहाँ पे भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, इट मीन्स चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ये 100 और ये 100 कट जाएगा। डेल्टा क्यू, दिस कम्स टू बी माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड। अगर मैं इनिशियल डिमांड को क्यू से डिनोट करूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी होल डिवाइडेड बाय पी। ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से एडजस्ट करूं, इट कम्स टू बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन रख सकते हैं। इसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल करेंगे, सो दैट कल को कहीं पेपर में न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है तो यू शुड नो अबाउट दिस फॉर्मूला। क्लियर। अब एक क्वेश्चन लेती हूं मैं आपके साथ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन लेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन price of ice cream falls from price of ice cream falls from 4 rupee to 2 rupee per cup। इसका मतलब इनिशियल प्राइस मेरे पास क्या है, इनिशियल प्राइस इज 4 रुपी। तो न्यू प्राइस क्या है मेरे पास, P1 क्या हो गया मेरे पास, 2 रुपी। ठीक है। डिमांड फॉर द आइसक्रीम इंक्रीजेस फ्रॉम 1 कप टू 4 कप। तो पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 1, अब जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है Q1 दैट इज 4 का। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, मैं आपको एक बार वापस से क्वेश्चन बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट करना है प्लीज नोट। व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स फ्रॉम 4 rupee per cup to 2 rupee per cup, demand for the ice cream increases from 1 cup to 4 cup, full stop. Find out the price elasticity of demand by percentage method। तो अगर हमें परसेंटेज मेथड यूज करना है तो परसेंटेज मेथड में हमें, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो देखिए मेरे पास पी है, मेरे पास क्यू है, मेरे पास डेल्टा क्यू नहीं है, डेल्टा पी नहीं है, तो आई नीड टू फाइंड आउट द डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज अगर मुझे निकालना है मैं कैसे निकालूंगी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड, it comes to be new quantity 4 minus 1, 4 minus 1 it comes to be 3।
लाइकवाइज अगर मुझे चेंज इन प्राइस निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, तो न्यू प्राइस मेरे पास क्या है, 2 - 4, इट कम्स टू बी -2। ठीक है, तो मैं इस सबको सब्स्टिट्यूट करूंगी। पी मेरे पास क्या है, पहले तो माइनस लिखा मैंने, पी मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय क्यू 1 इंटू डेल्टा क्यू मेरे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, इट कम्स टू बी 6। इसका मतलब मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया, 6। अब मुझे आप बताइए, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 थी, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड से बताया ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है इलास्टिक। हम लोगों ने पीछे वाले टेबल पे किया था, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड है दैट इज इलास्टिक। हमारी डिमांड कैसी है, इलास्टिक। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आती, क्या बोलते, इट इज इन इलास्टिक। क्या बोलते, इन इलास्टिक। आई होप आपको क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया आप सबको। तो प्रोपोर्शनेट मेथड से अगर आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए, आप कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड मेथड बचता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, या ग्राफिक मेथड भी हम उसको बोलते हैं, या ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। और वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी काफी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उस मेथड को करने से पहले हम एक और ऑब्जेक्टिव लेंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 10 रुपी टू 8 रुपीज। मतलब हमारा जो प्राइस था, पहला क्या था, 10 रुपए। अब प्राइस फॉल होकर कितना हो गया, 8 रुपीज। प्राइस फॉल होकर 8 रुपीज हो गया, न्यू प्राइस 8 रुपीज है। एज अ रिजल्ट its demand rises from 80 units to 100 units. 80 units to 100 units, full stop. What can you say about the price elasticity of demand by the expenditure method? तो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी पहले आप 80 कर रहे थे, अब आप न्यू क्वांटिटी क्या है, राइज होगी 100। अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्वांटिटी 10, और पहले क्या था, 10 80 8, सॉरी, क्वांटिटी इंटू, हाँ 100। ठीक है, तो 8 इंटू 100। अगर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्सपेंडिचर मेथड के लिए क्या करती हूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। फॉर्मूला याद है सबको, 10 इंटू 8 इट कम्स टू बी 80। 80, sorry, 10 इंटू 80 इट कम्स टू बी 800। 8 इंटू 100 इट कम्स टू बी 800। आप मुझे बताइए टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, वापिस से टेबल पे आएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जब कांस्टेंट था, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, इट कम्स टू बी यूनिटरी। तो आंसर शुड बी यूनिटरी। तो आंसर आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आया। अगर यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता, प्राइस फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता। ठीक है, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज करूं, प्राइस फॉल किया तो और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज कर जाता। जैसे हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 100 हम 200 ले लेते, तो हमारा क्या हो जाता, अगर हमारा 200 हो जाता, 8 इंटू 200 1600, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इस समय क्या होता हमारा, इलास्टिक। समझ आ रहा है आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इट्स योर ड्यूटी नाउ कि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो और प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारा थर्ड मेथड आता है, लास्ट मेथड, दैट इज द ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। और पॉइंट मेथड,
अब ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में अगर हम बात करें, वापस से हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पे डिमांड कर्व को यूज करेंगे। हमारी डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हियर वी हैव द प्राइस, हियर वी हैव द क्वांटिटी डिमांडेड। हम लोगों ने क्या नाम लिया, हमने नाम लिया ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी एक पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। इलास्टिसिटी, लेट से मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इलास्टिसिटी मुझे कहाँ निकालनी है, मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है। इस पॉइंट का आप नाम दे दीजिए पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों सेगमेंट्स को देखते हैं। नीचे वाली सेगमेंट हमारी पी एन और ऊपर वाली सेगमेंट पी एम। अगर मुझे इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट पी निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पी एन दैट इज द लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय पी एम। आप इसको याद कैसे कर रखेंगे, आप याद रखेंगे लोअर सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट पी डिवाइडेड बाय पी एम दैट इज द अपर सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट पी। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे इसको निकालना है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ पी से ऊपर वाली जो सेगमेंट है और नीचे वाली सेगमेंट वो बराबर है, मतलब पी मेरा मिड पॉइंट है। अगर मेरा पी मिड पॉइंट है तो लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा मेरा, वन बाय वन, बिकॉज मैंने ज्यूम किया कि मेरा पी क्या है, पी इज माई मिड पॉइंट। पी क्या है मेरा मिड पॉइंट। अगर मेरा पी मिड पॉइंट होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा वन हो जाएगा। अगर मेरा पी यहाँ पे आता कहीं, ठीक है, मैं नया पॉइंट कर देती हूँ इसको। अगर मैं बोलती है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर पे फाइंड करना, तो आर से आपका जो लोअर सेगमेंट है आर एन, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय आर एन, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो मेरा लोअर सेगमेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, लोअर सेगमेंट मेरी ज्यादा है ना, बड़ी है लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ज्यादा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन वन। तो आप लोग देख पा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन वन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती यहाँ पे किसी पॉइंट को आर एस मार्क कर लेते हैं, अगर आपको एस पे निकालना होता तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता, लोअर सेगमेंट दैट इज एस एन डिवाइडेड बाय एम एस। एस एन इज क्वाइट क्वाइट लो, तो एस एन की वैल्यू जो है वो कम है, तो इसका मतलब मेरा न्यूमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन वन आ जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन वन का मतलब यहाँ पे मेरी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। क्लियर। अगर मैं अब कॉर्नर पॉइंट्स में बात करूं एम और एन पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना होता तो इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, एम एन डिवाइडेड बाय जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनडेफिनेट, तो तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अगर उसी तरीके से मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहाँ पे निकालना पड़ता, मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एन पॉइंट पे निकालना पड़ता, एन पॉइंट पे। तो एन पॉइंट पे निकालने के लिए मेरा मेरी न्यूमिनेटर लोअर सेगमेंट जीरो डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट एम एन, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से वैल्यूज आई। तो हम इसको वापस से बनाएंगे सो दैट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी है, यहाँ पे मेरे पास प्राइस है। मिड वैल्यू अगर होती मेरा मिड पॉइंट पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू वन बाय वन, बिकॉज एट मिड पॉइंट मेरी लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू माई अपर सेगमेंट। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाता, मेरा वन आ जाता। अगर मैं ईडी इज इक्वल टू वन इस पॉइंट के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पे मेरा लोअर सेगमेंट बढ़ जाता है, और लोअर सेगमेंट बिकॉज मेरी इंक्रीज हो जाती है, न्यूमिनेटर इंक्रीज हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, वन। लाइकवाइज अगर मिड पॉइंट के नीचे के पॉइंट्स में बात करूं, न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, दैट्स वाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन है। अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट क्यू पे बात करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो, बिकॉज लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू जीरो एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू, सॉरी, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। लाइफ वाइज अगर मैं यहाँ पे बात करती तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दिस पॉइंट क्या आ जाता, इनफाइनाइट। ठीक है,
इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अब आप मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ पे अगर ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। प्लीज पार्टिसिपेट करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेदर इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीजें। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आंसर्स के लिए अगर आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।